स्टूडेंट, डिड यू एंजॉय सॉल्विंग द क्वेश्चन? आई थिंक यस, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ने हमें ये बताया आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंगली इस वीडियो को देखा। बहुत अच्छा लगा, हमें मोटिवेशन मिली कि आप लोगों ने इतने आंसर दिए। कई स्टूडेंट्स के आंसर ठीक भी थे, कईयों के थोड़े से गलत थे, बट हाँ एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया, सबसे अच्छी बात ये है। और ऐसे ही हमें आप लोगों को ट्राई करते रहना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, तो हमारा पहला क्वेश्चन था 2 raised to power 0 इक्वल टू 1। नाउ कईयों ने इसका आंसर दिया, कईयों मतलब बहुत कम स्टूडेंट ने इसका आंसर ठीक दिया। तो हम चेक करते हैं कि why it is 1। नाउ इट इज अ कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस जो हमने आई थिंक 6th और 7th क्लास में पढ़ा था। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे 0 है, 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं। सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करो। तो हमने लिखा 2 raised to power 0 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 raised to power 0 को 1 - 1। ओके, नाउ 2 raised to power 1 into concept of indices 2 raised to power -1। ओके, अब आप लोगों को पता है किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में आ सकता है। मींस 2 raised to power 1 into 1 over 2 raised to power 1 ऐसे लिख सकते हैं। नाउ कैंसल आउट, आंसर इज 1। तो सिंपल, तो यही रीजन था 2 raised to power 1 क्यों होता है दिस वन। नो डाउट आगे हम +1 के एंड तक हम और भी चीजें सीखेंगे कि हमेशा 2 raised to power, हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 1 नहीं होता, वो आगे पढ़ेंगे, लिमिट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपने उस चीज को नहीं सोचना, अभी यही चीज याद रखनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अराइज किया था, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है। तो हमने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये हुआ 3.14, ये थी इसकी वैल्यू याद रखने को बोली थी 2.71 अप्रोक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब था जो भी इसमें नंबर लिखा है इससे जस्ट छोटा इंटीजर। देखो कई स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको एक नंबर लाइन से समझाऊंगा आपको, आप सबको याद आ जाएगा। नंबर करा था सबसे पहले बीच में 0 लगाते थे हम, 1 2 3 -1 -2 -3 ये लिख दिया हमने। ओके, तो अब एक बात बताओ 3.14 कहां लाई करेगा, इस और इसके बीच में। लेट से ये कर दिया हमने 3.14। तो हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ओपन होता है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस नाउ 2.71 किसके बीच में, यहां से यहां के बीच में, तो इससे जस्ट छोटा, ध्यान रखना इससे जस्ट छोटा क्या नंबर आ गया 2, तो +2 इक्वल टू 5। दैट्स इट। नाउ अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें हमने क्या कर दिया था माइनस, यहां पे आ गया माइनस। ओके, 3.14 तो यहीं पे अप्लाई करेगा, तो इसका आउटकम तो आ जाएगा 3। ओके, नाउ प्लस ब्रैकेट -2.71 कहां पे आता है -2.7, यहां पे, तो -2.71। अब बताओ इससे जस्ट छोटा, अब कईयों ने इसका आंसर लिखा था -2, अब देखो गलत हो गया ना, -2 इससे बड़ा है, हमने कहा था इससे जस्ट छोटा, तो इससे जस्ट छोटा नंबर इज -3 आंसर इज 0। आई थिंक क्लियर है आप सबको। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अ नंबर स्मॉलर देन और इक्वल टू इंटीजर। इसमें एक पॉइंट मैं बता देता हूं क्योंकि कईयों के माइंड में आ रहा होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4 आ जाए तो 4 ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो 4 ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो इसका आउटकम भी क्या आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं फिर ये बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो अब आ जाए हम अपने टॉपिक पे। तो हमने उस दिन पढ़ा था, मींस लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने। ओके, फिर से कर देते हैं, डेफिनेशन क्या होती थी, याद है आप लोगों को? हाँ ठीक है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके,
तो और हमने कहा था सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर मींस कैपिटल ए बी, जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज कर लिया था, कैपिटल एन। ओके, नाउ अब इसमें हम बात करेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको लिखते कैसे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी दो मेथड है लिखने के। तो फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रूल मेथड भी, जैसे इसको भी हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं इसको। तो जनरली रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को समझते हैं। रोस्टर मतलब रोस्ट करना, छोटे छोटे पार्ट में रोस्ट कर दिया गया। मीन्स जैसे कि मैंने लिखा ए, ये ध्यान रखेंगे कर्ली ब्रैकेट यूज होती है सेट्स में, ए आई ई ओ यू। तो देख रहे हो हमने अलग अलग करके, मतलब ये इनको हम कहते थे इसके एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं उन सबको लिखना, दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। तो दिस इज योर कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म, नाउ ये इंपॉर्टेंट आती है कि अगला जो चैप्टर है रिलेशन, उसमें भी ये फॉर्म यूज होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इसको अल्फाबेटिकली वे में लिखना, मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना, दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, लाइक इसी में करते हैं। तो पहले आप समझेंगे इसमें लिखने के लिए, ये जो हमने 1 2 3 4 5 मतलब ए आई ई ओ यू लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे होते हैं, कोई भी हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो हमें इसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इन सभी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो वेरिएबल जनरली हम एक्स लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कर्ली ब्रैकेट एक्स। हमने इन एलिमेंट्स का नाम का वेरिएबल एक्स रखा है। ये जरूरी नहीं हमेशा एक्स रखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कर्ली ब्रैकेट एम। तो ये नहीं माइंड में बिठा लेना सर एक्स तो आया नहीं था, एम आ गया था, वो तो आपने बताया नहीं था, ऐसा नहीं है। दिस इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। ओके, एक्स एम ले लिया, फिर डालते हैं हम सेमीकोलन। इसका क्या मतलब है, हमने एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब हम उसके एक्स के बारे में लिखेंगे, एक्स की कंडीशन के बारे में लिखेंगे। तो एक्स इज अ वोवल, दैट्स इट। ठीक है, एक्स इज अ वोवल। ऐसे भी लिख सकते हैं एम, ठीक है, स्लैश एम इज अ वोवल। तो आपको पता है वोवल फिक्स्ड है, तो इसलिए हमें आगे ये नहीं लिखने की जरूरत है वोवल इन इंग्लिश डिक्शनरी, ऐसी कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे जैसे कि अब ये है, अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एन एक्स सेमीकोलन। मैंने फिर बता रहा हूं, पहले हमने रिप्रेजेंट किया, इसके आगे हम इसकी कंडीशन लिखते हैं। तो हमने लिखा एक्स ओके लेस देन इक्वल टू 5। अब हमने यहां लिखा ये वेरिएबल 5 से छोटा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, वेरिएबल 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटे तो बहुत नंबर है, 4.1 भी है, 4.2 भी है, बट हमारे में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखो हम स्पेसिफिक हो गए। देखो अब इसमें आपने पहले कंडीशन लिख दी और फिर साथ में ये भी कह दिया कि x n के बिलोंग करना चाहिए। n मतलब नेचुरल नंबर। नाउ नेचुरल नंबर तो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें वही नंबर है। तो दिस इज बेसिकली अ सेट बिल्डर फॉर्म और दिस वन इज योर
रोस्टर फॉर्म। तो इसमें अब हमें काम करना है कि कैसे हम रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में आ सकते हैं और कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में आ सकते हैं। चलो अब देखें, एक दो क्वेश्चन मैं करता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए, साथ साथ आप सोचोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ए, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ओके, 1/2 3/4 5/6 7/8 ऐसे किया मैंने। ओके, अब मेरे को ये कौन सी फॉर्म हुई स्टूडेंट्स? रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने सबसे पहले इस पैटर्न को देखा, तो हमने देखा गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एक रिलेशन ढूंढना है ना। ये अब आपके आईक्यू पे भी और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पिक करते हो। जैसे मैंने इसको इस तरह देखा 1 कि हमारे इसमें हर एक एलिमेंट के दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर पार्ट, एक डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। नाउ इन न्यूमरेटर पार्ट 1 3 5 7 दीज ऑल आर ऑड नंबर, ओके, एंड 2 4 6 8 ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो सबसे पहले एक नया पॉइंट बता रहा हूं, इस चीज को याद रखेंगे। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का ढंग होता है 2n-1, ठीक है, और 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर कहते हैं, ठीक है। सेम है में इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का ढंग 2n। तो अब मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट n, ओके, n की बजाय सॉरी x ले लेते हैं, x सेमीकोलन x, मतलब x से मैंने ये पूरा ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करा है x, ठीक है। x इक्वल टू, मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं मैं। तो x ऊपर ऑड नंबर, डिनोमिनेटर में इवन नंबर, तो ऐसे लिखते हैं 2n-1 ओवर 2n। क्या ये सही है स्टूडेंट? नो। वाई? क्योंकि ये पूरा ओपन एंडेड हो गया, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट हमारे पास तो सिर्फ यही नंबर आने चाहिए। तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करा? देखो, n इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखो, अब हो गया क्लियर। अब देखो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या हमने कहा इसमें जो n पुट होने वाला है वो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 और 4 से छोटा होना चाहिए, एंड साथ में लिख दिया n किसको बिलोंग करने चाहिए? नेचुरल। तो n की पहली वैल्यू क्या डाल सकती है? 1। तो 1 डालोगे, देखो इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं, 1 डालो इसमें, तो 2 - 1 1, नीचे 2, फिर n की सेकंड वैल्यू क्या डालेगी? 2 डालेंगे तो 3/4 5/6 7/। पॉइंट समझ? तो ये चीज रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए, मतलब रोस्टर से। तो इसके लिए हमारे को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ये हम आगे करेंगे फर्दर और अच्छे से डिटेल। बट हाँ, मैंने ये इसीलिए स्टार्ट में ले लिया कि आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब कुछ आता है, पता होता है, मतलब आता क्या है, हमें आइडिया होता है कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लाइक दिस में। हमने कहा a इज इक्वल टू 2 4 8 16 32, ऐसे लिख दिया, ओके। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 सेकंड 4, मतलब 2 का पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे ढंग से करता हूं, m, ऐसे लाइन लगाते हैं, m इक्वल टू, आपने देखा 2 2 2 2 सब में ही आएगा, पावर चेंज हो रही है तो उसको एक वेरिएबल से डिनोट क्या करना चाहिए? कोई सा भी ले लें, लेट से a ले लेता हूं, 2 रेज़ टू पावर a। मैं जान के अलग अल्फाबेट लेटर्स यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन को टिपिकल इन नोटेशन से बनाया जाता है, डिफरेंट
अल्फाबेट यूज करके जो कभी आपने देखे ना हो, तो इसीलिए हम बार बार ऐसे लिखे। अब क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि मुझे ए को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी मैं नेचुरल वाला ही ले रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम है, बस खत्म। सिंपल हो गया, समझ आया स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, तो उसमें आप जब करेंगे प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? बस आपने ये ध्यान रखना है कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे है, जो कि एक इजी पार्ट रहता है। जैसे ऐसे लिखा ए कर्ली ब्रैकेट एक्स, एक्स is a letter of word IIT G J, ठीक है? ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसने कहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो लेटर ऑफ वर्ड। तो आप लोगों को डेफिनेशन फिर से मैं याद करवा रहा हूं, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं होना चाहिए तो ए, तो इसमें आई आ रहा है, ठीक है, फिर टी आ रहा है, फिर जे ई सी आ रहा है। दैट इज बेसिकली कौन सी फॉर्म आ गई? रोस्टर फॉर्म आ गई। तो आई थिंक क्लियर है कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है? बाकी आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं तो उससे आप और वर्कआउट कर लोगे। ओके, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, देखो हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी, ओके, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। देखो मैं अभी आपका सिलेबस एज सच एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ओनली बेसिक टर्म्स ले रहा हूं जिससे कि हमारे कभी भी ये नाम आए किसी और चैप्टर में तो हम इजीली सॉल्व कर सके। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आपका सेट होता है दैट इज टाइप, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, और इसका नाम हम नल सेट भी कहते हैं। नाउ एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। मीन्स ए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, है ना, ये एक और कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर कुछ नहीं, खाली। तो दैट इज एम्प्टी सेट, दैट इज अ नल। नल मीन्स जीरो। जीरो मतलब जीरो का मतलब है जीरो एलिमेंट। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, a इक्वल टू 5। याद है सिंबल में भी हमने पढ़ा था a इक्वल टू 5। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब भी समझना है कि ये जो a सेट है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ओके, नाउ सेकेंड पे आ जाते हैं, दैट इज अ सिंगलटन सेट। देखो आपको ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सिंगलटन। सिंगल मतलब वन, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज अ सिंगलटन सेट। तो आप नाम के थ्रू भी ये याद रख सकते हो, सिंगलटन अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, इसका थर्ड टाइप, दैट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल नंबर मतलब वॉवल्स, हाउ मेनी वॉवल्स? 5। 5 इज काउंटेबल, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट इज काउंटेबल। तो फाइनाइट सेट उसको कहते हैं जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो। तो इसी में एक वर्ड आता है फाइनाइट सेट करने से पहले, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है, और इसको आप जनरल सिंपल वर्ड में याद रख सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट।
उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, या इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना ये नाम याद रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये बेसिक वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं, ऑर्डर, कार्डिनल नंबर, तो इस तरह। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर हम बोले हाउ मेनी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, आंसर इज 3। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n a, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर सेट का नाम, दैट इज a इक्वल टू 3, दैट्स इट, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई थिंक क्लियर है। कार्डिनल नंबर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n ऑफ a। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज अ इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट आई थिंक आप लोग सोच सकते हैं इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल n x इज अ क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, मतलब एंड नहीं है, तो इसका मतलब उस सेट को क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट। मतलब जो डिफाइंड तो है बट उसके एलिमेंट्स बहुत सारे, अनकाउंटेबल है, दैट इज अ इनफाइनाइट। आई थिंक क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। सिंपल है इक्विवेलेंट सेट, ये रिलेटेड टू नंबर से ही है, कार्डिनल नंबर से ही है। हम कहते हैं कि दो सेट आर इक्विवेलेंट सेट इफ, अब इसको समझे, मैंने सिर्फ अभी बोल ले रहा हूं, आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेम है तो दैट इज अ इक्विवेलेंट। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि a यहां मैंने लिखा हुआ है और मैं b ऐसे लिख देता हूं, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, बताओ। तो अब बोलोगे सर इक्विवेलेंट क्यों, ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। नो, हम बात कर रहे हैं ओनली रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें भी कितने हैं, n ऑफ a की वैल्यू भी कितनी है, 3, और n ऑफ b की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इक्विवेलेंट सेट। आई थिंक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट वर्ड आता है, इसी से निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल सेट। नाउ अब बताओ इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब होता है n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b होना चाहिए, पहली बात। सेकंड, जो इसमें एलिमेंट है और जो इसमें एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स ऑफ बोथ a एंड b आर सेम होने चाहिए। मतलब अब अगर मैं बोलूं a और b इक्वल सेट है, आंसर इज नो, हम लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, दैट्स इट। हाँ, बट अगर ऐसा होता, लेट्स से b को अगर मैं ये बना देता हूं 3 2 1, अब बताओ क्या है ये, तो कई बोल रहे हाँ सर ये तो उल्टा ही लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उल्टा लिखे सीधा लिखे, पर हाँ वैल्यूज जो है वो क्या है, सेम है, तो दे आर क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। कार्डिनल नंबर इसमें एक वर्ड था जो इंपॉर्टेंट था, इक्विवेलेंट सेट का इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनडी में भी काफी आते हैं, ठीक है, दैट इज सबसेट। नाउ सबसेट, सेट का सब्स्टिट्यूट, ऐसा नहीं, सब मतलब उसकी सब्सिडियरी है, मतलब उसका सब पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एक ए सेट है, लेट से, तो हम इसका बोलते हैं इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट मतलब इसके सब सेट्स, तो इसको बोलते हैं सबसे पहले
ये एम्प्टी सेट भी है इसमें अवेलेबल। ए, ओके, बी, सी मीन्स सबसेट की डेफिनेशन के और भी है, अभी मैंने जस्ट इतने ही लिखे हैं, आपको पहले डेफिनेशन समझा दें। सबसेट किसको कहते हैं? अ सेट इज कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का सिंबल ये होता है, ये अगर ए का सबसेट है तो ऐसे, और इक्वल भी लगा सकते हैं। ए इज अ सबसेट एंड इक्वल ऑफ ए इफ एलिमेंट ऑफ बी, element of B belongs to elements of A। तो element of B belongs to element of A। तो अगर मैं इस सेट की बात करूं, इसका नाम मैंने लेट्स से, इसका नाम मैंने C लिख दिया, इस सेट का नाम C। तो C इज अ एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट इसके अंदर भी है, ठीक है। ए एलिमेंट देखो इसमें भी है, बी भी इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया, ये भी और हो सकते हैं, यस, लाइक दिस वे ए कॉमा बी हो सकता है, ए बी भी है देखो इसमें, और ए सी और बी सी, और हमने इक्वल भी लगाया है, दैट इज ए बी सी। तो सबसेट इज बेसिकली इफ द एलिमेंट ऑफ B belongs to element of A, then it is called as a subset of A. Okay, now अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। तो हमारे को क्वेश्चन इसमें क्या क्रिएट होता है? पहला कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो पहले बनाना सीख लेते हैं, बेटर वो रहेगा। लेट्स से मैंने एक लिखा A, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, बड़ा आपको घर के लिए दे दूंगा, ठीक है। 1 3। तो अब इसके सबसेट, तो आपने हमेशा ये याद रखना है, दो चीजें हर एक सबसेट में होती है, एक खाली दैट इज एन एम्प्टी सेट, और एक कंप्लीट सेट। तो खाली सेट इज दिस वन, सेकंड कंप्लीट सेट इज 1 3। अब इसके ब्रेक करके 1 3, ठीक है। ध्यान रखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्लियर है ना? ठीक है। तो अब ये था सबसेट बनाने का तरीका। ध्यान रखना, सबसेट में भी सब सेट है तो कर्ली ब्रैकेट तो आएगी आपकी, ओके। तो अब आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, ओके, जिसमें आता है आपका कि ये तो बहुत छोटे छोटे थे, जिसमें एलिमेंट्स 2 थे 3 थे, बट क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया, उसमें टोटल सबसेट बने थे 8, दूसरे वाला किया उसमें बने 4। तो इसका सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं है, माइंड में ये आ रहा होगा, यस है इसका सिंपल फॉर्मूला। तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर n ऑफ a p है, लेट्स से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज p, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to power p। दैट्स इट, खत्म। तो जैसे कि अब मैंने लिख दिया एक a सेट है 1 2 3 4, ओके। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 raised to power कितने हैं? 4। तो आंसर इज 16, खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज कितना आ गया आपका? 16, ठीक है। अब इसमें मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि काफी यूज होता है स्टूडेंट, इसको आपने नोट डाउन करना है, प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सेट लिख लो, प्रॉपर सबसेट लिख लो। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? ये एक तरह से आपका 9th और आई थिंक 8th क्लास में भी एक वर्ड यूज होता था, प्रॉपर डिवीजन। तो प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसा सबसेट जो मेन सेट है उसके इक्वल ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल जो हमने ए लिखा था 1 2 3,
तो मैंने इसमें कहा था आपको दो तो कंपल्सरी है, दैट इज कौन कौन से, एम्प्टी 1 2 3, और भी थे काफी 1 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये नहीं इंक्लूड होता, मींस इसकी डेफिनेशन में हम इसको इस तरह लिखते हैं, B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A। तो देखो यहां मैंने इक्वल नहीं लगाया, मतलब B नेवर, इसके साथ लिख लेंगे एंड B नेवर इक्वल टू A, तो B क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 raised to power P -1, ठीक है, 2 raised to power P -1। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखना। तो प्रॉपर सबसेट, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया, दोनों चीजें का ध्यान रखना है कि प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके, नाउ अब आता है इसके बाद इसका ही नेक्स्ट नियम आ जाता है, दैट इज आसान है, ये इसी वर्ड से निकला है, इन्हें दैट इज अ पावर सेट। ये इंटरेस्टिंग रहता है थोड़ा सा, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है अ सेट विच इंक्लूड ऑल द सबसेट्स। पावर सेट है एक सेट विच इंक्लूड ऑल द सबसेट। अब आप बोलोगे सर ये क्या, आप डेफिनेशन एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल में लाइक से ए और बी ले ले, छोटा क्वेश्चन, तो इसके सबसेट बनाते हैं। तो 5 एक ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और कौन सा था, ए कोमा बी, ये कंप्लीट वाला हो गया। अब सिंगल सिंगल ए, कितना है 4। तो पावर सेट क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट। अभी देखो ये एक तरह से खुले रखे हुए हैं, ये एक तरह से एलिमेंट्स है। तो अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन गया। पहले ये एक एलिमेंट था, अब ये क्या बन गया, एक सेट। और इसको हम ऐसे लिखते हैं पावर सेट। तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इन द सेट फॉर्म। सेट फॉर्म में होना जरूरी है। देखो अगर आपने ये नहीं लगाया लेट से और फिर ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत है। देखो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने इसमें ये ब्रैकेट लगा दिया नो, तो एक बार बताओ, जो ये पावर सेट है, पावर सेट है तो सेट ही ना, मैं इसको एक बार नाम दे दूं बी का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बी के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है, तो बी के एलिमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो बी के एलिमेंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एन ऑफ पी ऑफ ए। बोलो n का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दिस। इस सेट का नाम फॉर टाइम बिंग b है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4। क्लियर है स्टूडेंट कि पावर सेट है तो एक सेट ही ना, तो इसको ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया वर्ड, तो हमने इसको सोचना है ये सेट ही है। सेट वाली ही थ्योरी सारी यूज होगी, बट लिखने का ढंग ये होता है, ठीक है। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन आता है, अब मैं उसको क्लियर करता हूं। पहले ये क्लियर है आपको पावर सेट क्या था, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा मैं आज आपको फिर, ठीक है। तो हमने लिखा A 1 2, ठीक है। पावर सेट लिखा हमने, तो पावर सेट इज 5 1 2 कॉमा कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ए के हैं और ये जो है ये एलिमेंट इसके हैं, किसके, पावर सेट ऑफ ए के। इसका नाम फॉर अ टाइमिंग बी रख दो। कभी भी ज्यादा मुश्किल लगे रिप्रेजेंटेशन तो इसको शॉर्ट अपने मन से नाम दे दिया करो, कोई फर्क। जैसे तुम लोग भी तो देते हो दोस्तों को अपने स्कूल का नाम कुछ और होता है, जब घूम रहे होते हैं तो नाम कुछ और हो जाता है, तो वैसे ही इसमें आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज की। मैथ्स इसमें बुरा नहीं मानता, ठीक है। तो अब मैं जो चीज बताना चाहता हूं कि 1 और 2 जो है एलिमेंट ऐसे इसके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या 1 बिलोंग्स टू बी,
अब आप ध्यान से देखो, अब कई जने बोलेंगे यस सर दिख रहा है 1, नहीं, 1 के साथ ये एक ब्रैकेट भी लगी है, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू बी, आंसर इज नो, बड़े वाला नो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लेंगे 1 इज डजंट बिलोंग्स टू बी। सेम वे में हमने कहा कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू बी, तो यस और नो, अब बताओ, यस, हाँ कर्ली ब्रैकेट 1 दिख रहा है, ठीक है। क्या कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए? नो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हैं ये है इसके एलिमेंट, ये 1 अकेला दिख रहा है, बिना ब्रैकेट के दिख रहा है, वो है इसका, तो आंसर इज नो। फिर से पहला बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इसमें गलतियां होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सबसेट। पहला क्वेश्चन, 1 क्या सबसेट है ए का? सबसेट, सबसेट मतलब एक सेट, सेट हमेशा एक कर्ली फॉर्म में होता है, विदाउट कर्ली फॉर्म में नहीं होता। तो क्या ये नंबर कर्ली फॉर्म में है? मतलब कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई है क्या? नहीं है, तो आंसर इज नो। बट अगर हम कहें कर्ली ब्रैकेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, अब बताओ स्टूडेंट, आंसर इज यस। अब आगे आ जाते हैं, क्या कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 इज अ सबसेट ऑफ बी? बताओ, नहीं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 1 इज द एलिमेंट, वो एक एलिमेंट है, वो एक किसके लिए एलिमेंट है? इसका। देखो कई बार मुश्किल लगे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इनके नाम का रन कर दें, ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो आपका अब देखा जाए तो बी सेट क्या हो गया? ए बी सी डी, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट 1 का नाम है सी, तो क्या मैं बोलूंगा सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको क्लियर दिखेगा? नहीं सर, सी तो एलिमेंट था, सबसेट कैसे? सबसेट तो ब्रैकेट में होना चाहिए, तो है नहीं ना ब्रैकेट में, तो ये नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है आपको? ये काफी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, बिलोंग, सबसेट, तो इसीलिए मैंने ये आपको क्लियर करा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसी में हमने कहा ऐसे लिख देते हैं, या पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, एन ऑफ ए अगर पी हो, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, तो टोटल सबसेट कितने होंगे? यस, 2 रेज़ टू पावर पी। तो अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है? फाइंड एन पी ऑफ ए, समझ लो, एन पी ऑफ ए, इसका मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट किस में? पावर सेट में, तो कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट? तो पावर सेट में क्या होता था? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, दैट इज 2 रेज़ टू पावर, दैट्स इट। क्योंकि जितने टोटल सबसेट बनेंगे उतने ही इसके एलिमेंट होंगे। अभी तो किया हमने कि उसके, याद नहीं है स्टूडेंट्स? देखो फिर से ए बी लिखा था, तो पावर सेट कितना बन गया था? याद है? 5 ए बी एंड ए बी, कितने बने थे? 1 2 3 4, ये कितने थे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो ये बन गया 4। तो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है, ओके। अब आ जाते हैं फिर से एक आपके घर के लिए, आज तो असाइनमेंट भी मिलेगी, बट ये एक क्लास क्वेश्चन है, जो एक छोटा क्वेश्चन पहले मैं करवा देता हूं, आपको प्रॉब्लम ना आए जिससे। हमने कहा ए में ये, ठीक है, आपने बताना है एन पी ऑफ, आप क्या मतलब, मैं बता रहा हूं, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए, फिर उसका भी पावर सेट, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कैसे करेंगे? छोटा कर देता हूं थोड़ा बहुत क्वेश्चन, इसको 1 ले लेता हूं, छोटे क्वेश्चन मैं करूंगा, बड़े आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है ना? okay. तो सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए मतलब ए में कितने एलिमेंट थे? 1, ओके। पावर सेट ऑफ ए में हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1, दैट इज 2, ठीक है।
क्लियर है? मैंने अब इसका नाम बी रख दिया, मीन्स P ऑफ A की वैल्यू कितनी है, B के इक्वल है, तो N ऑफ PA इक्वल टू N ऑफ B, दैट इज इक्वल टू कितना है 2। अब आपको बोला है P ऑफ A का नाम तो B है, तो मतलब हमें निकालना है P ऑफ B मतलब B में जितने एलिमेंट है उनके उतने सबसेट, तो दैट इज N ऑफ P ऑफ B इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, आंसर इज 4। तो इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 4। आराम से पॉज करके इसको नोट डाउन करना, फिर से समझना। हमने क्या करा, A के एलिमेंट 1 थे, P ऑफ A के टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू पावर 1 2, इसका नाम एक बार B ले लिया समझने के लिए, P ऑफ B ये 50 होती है, ठीक है। अब दे दूं मैं घर का ये क्वेश्चन आपको एक, लेट्स से ये कितने जने आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ये है A इज इक्वल टू 5, फाइंड P एन लगा लेते हैं, P ऑफ ब्रैकेट देखने तो पूरी आइडिया नहीं, बस सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपको घर के लिए। तो A इक्वल टू 5, फाइंड दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लेट्स सी कितने इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट्स में। आज देखते हैं, पिछले वाले का तो क्वेश्चन इजी था, काफियों ने दिया था, अब इसका देखते हैं कितने स्टूडेंट मेरे को आंसर देंगे। ओके, नाउ अब हम लास्ट पॉइंट में आपको कर रहा हूं, ज्यादा नहीं है, दैट इज ऑपरेशंस। और स्टूडेंट्स ज्यादा स्पेलिंग्स मत चेक करना, आई एम मैथ्स टीचर नॉट इंग्लिश टीचर, ठीक है, पर मैं तब भी कोशिश रखूंगा कि आपको ठीक करें। ऑपरेशन इन सेट्स, तो इसमें मैं 2 ही ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। दैट इज फर्स्ट इज यूनियन, ये हम बार बार यूज करते रहेंगे इसलिए ये करवाना बहुत जरूरी था हमारे लिए। इंटरसेक्शन, मीनिंग जान लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, हम कहते हैं ना यूनिटी बनाओ, यूनिटी मतलब इकट्ठा करना को हम यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब का सिंबल होता है यू। तो हमारे लिए यूज कैसे होता है, हमने लिखा एक A है 1 2 3, एक B है 2 4 6, ठीक है। हमें कहा A यूनियन B, मतलब A और B के एलिमेंट को इकट्ठा कर लो। तो हमने कहा था सेट ऑलवेज टेक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, रिपीटेशन नहीं होती। तो इसको लिखेंगे A यूनियन B, आई थिंक कर सकते हो। तो इन दोनों को इकट्ठे करें तो 1 2 3 4 6। तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। 2 सेट को 2 के भी बीच में हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो आगे हम करेंगे, बट अब सिंबल का मतलब समझ। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कि 2 या 2 से ज्यादा सेट, उनमें से कोई जो कॉमन एलिमेंट है उनको अलग से लिखना। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं तो हम इसका सिंबल रहता है उल्टा एन, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 नहीं है, 2 यस, एक ही है, आंसर इज 2। तो आपने ये दोनों चीजें याद रखें, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है आप लोगों को। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा आपको लेक्चर, बट हाँ ये पॉइंट्स सारे आपके आगे यूज होने वाले हैं अलग अलग थ्योरीज में जो हम यूज करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी पब्लिश कर दूंगा, आपको थ्रू सॉफ्टवेयर मिल जाएगी, ठीक है। वो आपने अटेम्प्ट करनी है, उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके ओके।